अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से जो जानकारी मिल रही है कि ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली है कि आज रात 10 बजे तक रेस्क्यू का काम पूरा हो सकता है और फिर एक एक कर रात 11 बजे तक सभी सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाला जा सकता है। तो आपको बता दें, अब आने वाले 4 घंटे रेस्क्यू के लिहाज से बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑगर मशीन ने जो कि फिर से काम करना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की भी बात है, क्योंकि ऑगर मशीन के सहारे ही इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। और जो अब अगले 8 से 10 मीटर बाकी रह गए, बताया जा रहा है नेक्स्ट 5 मीटर जो है उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। तो ऐसे में जो मेटल ब्लॉकेजेस था उसे हटाने के बाद 5 मीटर की और ड्रिलिंग की जाएगी और बस हम पहुंच जाएंगे अपने कर्मवीरों तक। अगले 4 घंटे इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बताए जा रहे हैं। और चूंकि ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, ये जानकारी भी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत को मिली है, सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो टनल के अंदर भी पहुंची, वहां से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रिपोर्टिंग कर ये बताया हमारे सहयोगियों ने कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है और एक एक कर एनडीआरएफ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ड्रिलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन हालातों में हर क्षण रेस्क्यू का जो जद्दोजहद है वो जारी है। और अब आपको सिलक्यारा मामले में 6 बजे के 5 बड़े अपडेट ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सबसे पहला अपडेट, रात 1 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दूसरा बड़ा अपडेट अब तक का, अब ऑगर से महज 9 मीटर की दूरी पर जो कर्मवीर हैं वो हैं, यानी कि 62 मीटर की इस लंबाई में सिर्फ 9 मीटर की दूरी और बाकी रह गई है ऑगर से। तीसरा बड़ा अपडेट इस वक्त का, 2.5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से ड्रिलिंग जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी और इसके मुताबिक अगले 4 से 5 घंटे जो है वो बहुत क्रूशियल होंगे। चौथा बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दूं, 5 मीटर तक का जो रास्ता है वो साफ है, वहां कोई बाधा नहीं है। ऐसे में रेस्क्यू को थोड़ा सा यहाँ पर और ज्यादा गति मिल जाएगी। पांचवा बड़ा अपडेट इस वक्त का, ऑगर मशीन अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। तो शाम 6 बजे के 5 बड़े अपडेट्स हमने आपको बता दिए और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। बरखा, अभिषेक लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट, मुश्किल हालात होने के बावजूद, सोचिए मौसम वहां पर जो है वो खराब है, सिचुएशन वहां पर बहुत चैलेंजिंग है, उसके बावजूद सुबह से रात भर तक के तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे और डॉक्टर निशा खन्ना जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमानों के जुड़ने की संभावना है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपसे मैं अपडेट्स लेना चाहूंगी कि अभी टाइम्स नाउ नवभारत पर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई टनल के अंदर की और अभी जो जानकारी मिल रही है कि ऑगर मशीन ठीक हो गई है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ऑगर मशीन कभी खराब नहीं हुई थी। ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म था उसके खिसकने की वजह से उसे दोबारा से प्लेटफॉर्म को रिपेयर किया गया था और रिपेयर अब इतना मजबूती से कर दिया गया है कि अगर अब उसे निकालना पड़ेगा तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कंपनी को। देखिए, अभी मैं आपका लेटेस्ट जो अपडेट दे रहा हूं, ऑगर मशीन दोबारा से चालू हो गई है और उसका दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है और लगातार अपनी स्पीड बना के चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जो ऑगर मशीन पहले काम करती थी उसके ऊपर 300 टन तक का भार चल रहा था, वो अब भार घटकर तकरीबन 125 टन के आसपास आ गया है, जिससे उसकी स्पीड में इजाफा जरूर होना लाजमी है। देखिए, और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो आपने मशीन के अंदर के हमने जो आपको पिक्चर्स उपलब्ध कराए उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ऑगर मशीन का जब पाइप अंदर मुड़ा था तो कितनी मुशक्कत करने के बाद वो उसे काटा गया और काटने के तुरंत बाद उसको 95 किलो, जो उसका 1.5 मीटर में जो लोहा था 95 किलो, उसे बाहर निकाला गया। वो अपने आप में बेहद बड़ा टास्क था। उसके अलावा जो उसका चबूतरा कहें आसान भाषा में, तो वो चबूतरे का निर्माण किया गया। 6.5 घंटे उसके चबूतरे निर्माण करने में और ड्रिल कर ऑगर मशीन को फिक्स करने में लगे और अब काम दोबारा से शुरू हो चुका है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप समझा रहे हैं, ऑगर मशीन में खराबी की बात कही जा रही थी, लेकिन मशीन का जो निचला प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वो खिसका था, जिसे आप बता रहे हैं कि अब इतने ज्यादा ठोस तरीके से जोड़ दिया गया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है उसे निकालना भी मुश्किल हो। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आगे बचे हुए 9 मीटर की ड्रिलिंग में बहुत जल्दी आ सकती है। और बरखा भी हमारे साथ मौजूद है। बरखा, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले निशा खन्ना जी, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक ऐसे इंसान की
मनोस्थिति हमें समझाइए क्या होगी जो लगभग 2 हफ्ते से गुफा में कैद है, न सनलाइट है, न प्रॉपर खाना पीना है, और उन्हीं 40 लोगों के साथ दिन रात वो मौजूद हैं। ऐसे में मानसिक हालात जो है उनके इस वक्त क्या हो रहे होंगे? देखिए, जब एक इंसान बाहर की दुनिया से कट ऑफ होता है, एक तो पर्सन की खुद की पर्सनालिटी है, क्या वो खुशनुमा या तबीयत का इंसान है, तो वो अपने आप को या उसको क्या बोलते हैं, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, या वो अकेले रह सकता है। क्योंकि कुछ लोग का ऐसा होता है, अगर वो एक्सट्रोवर्ट है, आसपास में लोग तो है, पर उनको बाहर जाना, एक पर्टिकुलर स्पेस में वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं। तो इस पर्टिकुलर हिस्से में अगर वो 41 लोगों में से कुछ लोग अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसके साथ साथ आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, वो कट ऑफ फील कर सकते हैं बाहर की दुनिया से। उनको अपने परिवार को लेकर भी चिंता हो सकती है कि उनके घर में कैसा हो रहा है। डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो है ही। जब निशा जी ऐसे हालात में थे, देखिए अब हो रहा है कि आज जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो कनेक्ट कर पाए, उन्हें ये समझ में आ गया कि अब रेस्क्यू टीम बहुत पास में पहुंच गई है। लेकिन इससे पहले कल तक तो जो भी उनकी परिस्थिति उनकी जगह पर होगा, मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। ऐसे हालात में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं कि हम बच भी पाएंगे या नहीं, कोई और अनहोनी हो गई तो हमारा क्या होगा, हमारे बाद परिवार का क्या होगा। इस तरह के ख्याल निश्चित तौर पर ये सभी 41 लोगों के मन में आ रहे होंगे। इस नेगेटिविटी का सामना करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है इन 2 हफ्तों में। डेफिनेटली नेगेटिविटी का लेवल तो बढ़ेगा ही, और नेगेटिविटी हमेशा चेन में काम करती है। कहते हैं एक नेगेटिव थॉट जो है वो 17 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसमें से एक भी इंसान नेगेटिव सोच रहा है, तो अपने आप को उसको 17 बार पॉजिटिव बोलना होगा। साथ ही साथ क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि समय करीब आ रहा है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहा है और सब लोग साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में एक होप तो रहती ही है। क्योंकि जब भी आप मुश्किल की स्थिति में होते हैं, एक होप, आशा एक चीज है जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। और कंसिस्टेंटली जो है हमारे लोग जो है बचाने का काम कर रही है सरकार ने, और हमारे जो वर्कर्स को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गर्व की बात है मैम कि इतने ज्यादा होपफुल हमारे ये कर्मवीर हैं। आप कह रही हैं होप के सहारे इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर लेता है। आज जब ऑगर मशीन के ड्रिलिंग की आवाज अंदर तक पहुंची, तो सोचिए यही पिछले 13 दिनों से अंदर फंसे मजदूर कहते हैं कि हमसे भी जो मदद हो पाएगी हम इस तरफ से करते हैं, मलबा हटाने का काम, यानी जज्बा इनका अभी भी बरकरार है। और नवीन भटनागर जी जो कि एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भटनागर साहब, जरा ये पूरी प्रक्रिया जो है काफी वक्त लगा, लेकिन अब हम सक्सेस के करीब पहुंच चुके हैं, और एनडीआरएफ के पास तो इस चीज में किस तरीके से इनके पास स्पेशलिटी हासिल होती है मुश्किल से मुश्किल हालात में सामना करने के। ये जो टीम है खुद कठिन परिस्थितियों में कैसे रेस्क्यू कर रही है, दोनों तरफ का जरा इस वक्त की जो परिस्थितियां वो हमें बताएं। जी बिल्कुल, तो इसमें जो है काफी जो है अपने एनडीआरएफ के जवान तैयार हैं और पूरा किट तैयार है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अंदर जो है पाइप के अंदर जितनी खुदाई हुई है अब तक, पाइप अंदर गया हुआ है, तो वहां पर डीआरडीओ ने जो अपना रोबोट तैयार किया है उससे पता लगा है कि 5 मीटर तक एरिया बिल्कुल क्लीन है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई हार्ड रॉक नहीं है, कोई ये सरिया वगैरह भी नहीं है। इसके बाद जो है अभी जैसे ही वो 5 मीटर आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये फिर दोबारा रोबो जाएगा, फिर अगले 5 मीटर का हालचाल बताएगा। अगर हम एक आकलन लगाएं तो सर ये कहा जा सकता है कि जैसे 2.5 मीटर की ड्रिलिंग 1 घंटे में हो जा रही है, तो आप निश्चिंत हैं कि अगले 4 घंटे में ये रेस्क्यू अंजाम तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल है, 100% है, लेकिन अब ये कि भगवान के हाथ में है। वैसे इंसानी जो है सारी टेक्निक पूरी कर ली गई है, और जो हमारे रोबो भी चले गए हैं उन्होंने भी ओके रिपोर्ट दी है। अब आगे तो भैया भगवान के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और देखिए इसमें सुरक्षा कर्मियों से जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, हमारी टीमों से जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन अंत में सब भगवान के आगे हाथ जोड़े भी बैठे हैं। और इस ठीक टनल के बाहर मंदिर भी बना दिया गया है जहां दिन रात पूजा अर्चना की जाती है इन तमाम कर्मवीरों के लिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हमारे सहयोगी नैना जो वो बताएंगी कि कैसे इस मलबे को हटाया जा रहा है। हमारी टीम ने मॉडर्न तकनीक के जरिए इन ग्राफिक्स को तैयार किया है ताकि आप वहां हो रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकें, तस्वीरों के जरिए समझ सकें। तो
सिलक्यारा के इस टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई चुनौतियां आई और ऐसा लग रहा था कि मानो हम इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देने के बहुत नजदीक थे, लेकिन एक लोहे का जाल जिस तरह से इस 3 फीट के पाइप के बीच में आया तो वो अपने आप में चैलेंजिंग था। और आखिर कैसे इन आयरन मैन ने उस चुनौती से पार पाया वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो लोहे का जाल था ये सीलिंग को सेट करने के लिए लगाया जाता है और जब मलबा धंसा तो उसी मलबे के साथ में ये जो पूरा लोहे का जाल था वो सामने आ गया, इस मलबे में फंसा और जो ऑगर मशीन के थ्रू जो ड्रिलिंग की जा रही थी ये उस ड्रिल मशीन में फंस गया। इस वजह से काफी देर तक ये प्रभावित रहा। लेकिन सिर्फ चुनौतियां इतनी ही नहीं थी, चुनौती ये थी कि सकरे पाइप में आखिर कैसे जाकर उस पूरे जो जाल है उसे हटाया जाए। बहुत ज्यादा चैलेंज था, लेकिन उसी चैलेंजिंग रोल को पूरा किया एनडीआरएफ के इन 3 आयरन मैन ने। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आखिर इस चुनौती से पार पाया है। देखिए दरअसल ये जो रेस्क्यू पाइप आप देख रहे हैं, रेस्क्यू पाइप में आगे जब लोहे का जाल आया तो उसके बाद में ऑगर मशीन से उसको देखा, ऑगर मशीन जब गई तो उसमें फंसी, अब उसे निकालना था। अब आखिर इसे निकालते कैसे? एक ऑप्शन था गैस कटर के जरिए उसको काटने का, लेकिन यहीं पर ये जो ऑपरेशन था वो टफ बन जाता है क्योंकि अंदर जब गैस कटर से उसको अंजाम दिया जाता तो वहां पर इतनी ह्यूमिडिटी, वहां पर सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, आखिर कैसे उसको अंजाम देते? तो एक ये जो 3 लोग हैं, ये एनडीआरएफ के 3 जवान, उसमें से एक व्यक्ति जो आगे लगातार गैस कटर से उस पूरे जाल को हटा रहा था, पिघला रहा था और उसका जो धुआं है सांस लेने में दिक्कत, डिहाइड्रेशन को क्रिएट करता। पीछे की तरफ का जो उनका साथी है वो उनको सपोर्ट करता और तीसरी तरफ ये जो आपको तीसरे जो एनडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं वो लगातार नीचे से बैठकर उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता रहा। काफी लंबा ये पूरा एक ऑपरेशन जो है ये अपने आप में चला और उसके बाद में आयरन मैन इन 3 जवानों ने आखिरकार इस पूरे गैस कटर को हटाया और इसको अंजाम दिया। आप समझिए, हमें सुनने में बहुत ऐसा लगता है, लेकिन जब अगर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है प्रैक्टिकल नोट पे किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। एक तरफ चट्टान, दूसरी तरफ ये सकरा जब अगर पाइप है उसके अंदर है, सांस लेने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन लेने में उन्हें दिक्कत होती है, पानी के अंदर व्यवस्था नहीं होती है और काफी टफ ये पूरी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने, जिन्हें हम आयरन मैन कह रहे हैं, उन्होंने बखूबी इस चैलेंज से इसको दूर किया और एक बार फिर से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया जाना शुरू हो सका। तो बहुत ही सरल तरीके से देखिए आपने ग्राफिक्स के जरिए समझ लिया कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो सिलक्यारा टनल के अंदर कैसी है। और बरखा पल पल का अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रही है, उनका भी रुख कर लेती हूँ। बरखा, अब इंतजार है रात 11 बजने का, क्योंकि देखिए टाइम का जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब तमाम मशीनें काम करने लगी हैं, टीम जो है दोबारा से रेस्क्यू में लगी हुई है, तो 11 बजे तक सब बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ज्योति, देखिए अब से कुछ ही देर पहले ऑगर मशीन ने जो है काम करना शुरू कर दिया था। 5 बजे के बाद का वो वक्त था जब ऑगर जो है वो फिर से शुरू हुई, क्योंकि उसको बाहर निकाला गया था। वो इसीलिए क्योंकि स्टील पाइप जो है वो आ गए थे सामने, थोड़े से हर्डल्स आ रहे थे, उनको गैस कटर के माध्यम से हटाना था और जब गैस कटर का इस्तेमाल करना था ऑगर उस जगह पे मौजूद नहीं हो सकती थी। पूरा का पूरा पैनल जो है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है, मजबूत कर दिया गया है ताकि आगे का काम हो जाए। अब देखिए 5-5.5 मीटर का जो पूरा रास्ता है, जो स्ट्रेच है ज्योति, वो आसान है क्योंकि सामने कुछ मौजूद नहीं है और उसके बाद जो आखिरी पाइप डलना है वो इसीलिए आसान, टेक्निकली देखिए टेक्निकली जो चर्चा हो रही है वो आसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसके फिर तुरंत उस छोर पर मौजूद है तमाम वो मजदूर जो इंतजार कर रहे हैं। अगर वहां तक पहुंचने अगर कोई बीच में हर्डल भी आता तो उसको पुश करके दूसरी तरफ पर फेंक दिया जाएगा। ऑगर के लिए मुमकिन है, ऑगर तो ये पहले भी कर सकती थी, एक पुश में पाइप को वो जो है दूसरी ओर पहुंचा सकती है, लेकिन सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से इस तेजी से इस स्पेस पर काम चल रहा है। कहीं पर भी कोई एक छोटी सी छोटी चूक भी जो है वो यहाँ पर अधिकारी नहीं चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वीके सिंह यहाँ पर, और उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों का इंतजार है ज्योति, जब ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। हमारे 41 कर्मवीर जो है वो हमारे बीच में होंगे। उनके जो तमाम परिजन हैं वो बेहद ज्यादा खुश हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि 13 दिन ठीक है, हो गए हैं, परेशानी थी, लेकिन बस दुआएं कर रहे हैं बरखा हमने कि अब ये जल्द लास्ट मोमेंट बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो सफलतापूर्वक हो जाए, जैसा प्लानिंग की गई है ठीक उसी तरीके से इनका रेस्क्यू हो जाए, इसमें अब कोई और हर्डल्स ना आए। अब सिर्फ यही दुआएं पूरा देश कर रहा है, खासतौर पर टाइम्स नाउ नवभारत पर देखिए हम अलग अलग दिन भर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खिचड़ी दही हमारे इन भाइयों को आज भेजा गया, कैसे हजारों टन मलबा अब तक बाहर निकाला जा चुका है, अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो
देश भर को डरा देने के लिए भी काफी है कि कितने मुश्किल हालात में ये कर्मवीर फंसे हुए हैं। अभिषेक, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा ये दर्शकों को अपडेट कर दें। कर्मवीरों की सुरक्षा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि अब कर्मवीरों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी की खुद की नजर है। चुनावी रैलियों में कल भी वो लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जनरल वीके सिंह वहां पर तंबू गाड़े हुए हैं और वो हर एक अपडेट जो है वो पीएम तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले सीएम धामी जो है वो भी वहां पर एक टेम्परेरी कैंप सेटअप ऑफिस का किया हुआ था, वहां से अपना राज्य का कामकाज भी संभाल रहे थे और इस रेस्क्यू पर भी उनकी नजर बनी हुई थी। और देखिए, ऐसे चैलेंजिंग हालातों में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनका हौसला बुलंद रहे। और अब आपको बताते हैं कि इन कर्मवीरों को मोटिवेट रखने के लिए क्या कुछ खास किया गया, क्योंकि पिछले 13 दिन से वो अंदर इस टनल में कैद हैं। उनके एंटरटेनमेंट के लिए सरकार ने कोशिशें की और उनकी सेहत, उनके न्यूट्रिशन के लिए कैसे क्या कदम उठाए गए, ये भी आपको बात बताते हैं। पहले मोटिवेशन की बात, कैसे इन्हें मोटिवेट किया जा रहा है ये आपको बताते हैं। दरअसल हौसला बुलंद रहेगा तभी वो इस मुश्किल हालात का सामना कर पाएंगे। तो इनके मोटिवेशन के लिए सीएम धामी ने खुद कर्मवीरों से बातचीत की, कर्मवीरों को बताया कि सुनिए, आप पर सिर्फ मेरी नजर नहीं है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री खुद आप लोगों पर नजर बनाए हुए है। और वहां मौजूद पुजारी ने कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये मेरा भगवान की तरफ से आश्वासन है। वहां मौजूद बड़े बड़े इंजीनियर्स ने भी उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि भरोसा रखिए, बहुत जल्द हम आपके पास पहुंचने वाले और आपको बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो इन बातों से निश्चित तौर पर जो अंदर 41 भाई फंसे हुए हैं उन्हें मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन उनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि कोई मायूसी ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, इसके लिए कर्मवीरों को क्या किया गया ये भी बताएंगे आपको। बहरहाल उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे सीएम धामी यहाँ रेस्क्यू टीम से बातचीत कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनसे अपडेट्स ले रहे हैं। और अब चूंकि टनल काफी अंदर तक उसकी खुदाई हो चुकी है तो वो वहां पर भी रेस्क्यू ऑप्शन का अपडेट ले रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, पूरे सेफ्टी मेजर्स के बीच सीएम धामी इस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जो कर्मवीर हैं अंदर, आज खाने के साथ साथ उनके लिए गेम्स भेजे गए, लूडो भेजा गया, उनके लिए सुरंग में गेम्स के ऑप्शंस, चोर पुलिस जैसे ऑप्शंस भेजे गए। तो कैसे उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत अच्छी यहाँ पर बात देखने को मिली। लेकिन अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब ये कहा जा रहा है 10 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, 11 बजे तक निकाला जाएगा। आपने भी वो तस्वीरें दिखाई, जो टनल बना हुआ है, कैसे स्ट्रेचर पर एक एक कर क्या इनको पुल करके बाहर निकाला जाएगा, कोई और व्यवस्था भी है क्या, उसकी तैयारियां अब और दुरुस्त होती जा रही हैं क्योंकि वक्त करीब आ रहा है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्ट्रेचर पर इन्हें कैसे निकाला जाएगा। देखिए, कस्टमाइज स्ट्रेचर को तैयार किया गया है, उसके नीचे 2 गरारियां लगाई गई हैं जिसकी वजह से उन्हें खींचने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले जैसे ही ये पूरा पाइप का मामला इंसर्ट पूरा हो जाता है और उस तरफ पाइप पहुंच जाता है, तो सबसे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उस तरफ पहुंचेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरे जो 56 मीटर का जो दूरी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। पता चला जब वो निकाल रहे हैं तो इससे पहले कोई घटना ना घट जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं पहले वहां जाएंगे, स्ट्रेचर को लेके जाएंगे और फिर स्ट्रेचर पे उन लोगों को रस्सी से रोल करके बांधा भी जाएगा। इसकी वजह भी मैं बता देता हूं क्यों है, क्यों बांधने की मैं बात कर रहा हूं। बांधने के बाद उन्हें ऑक्सीजन, उस टनल के अंदर जो 56 मीटर का पाइप है उसके अंदर ऑक्सीजन का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। देखिए, जब उन्हें बांध के खींचा जाएगा वो उस पूरे गोल, उसमें गोल 900 mm 800 mm के पाइप के अंदर वो कहीं खींचते समय गिर ना जाएं, ये सब ध्यान रखते हुए भी उन्हें रस्सी से रोल करके खींच के निकाला जाएगा। इसमें टोटल जो समय लगने वाला है वो 1.5 से 2 मिनट का लगेगा एक आदमी को निकालने में। और मैं आपको ये भी बता दूं, 8-8 के ग्रुप में निकाला जाएगा इन सभी को। और इसकी वजह मैं क्यों 8-8 कह रहा हूं, क्योंकि जो यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, वैकल्पिक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें 8 बेड्स हैं और तुरंत उन्हें 8 बेड के, जब वो उन लोगों का चेकअप प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में 8-8 करके निकाला जाएगा।
ये अपने आप में सबसे बड़ा बिल्कुल। अपडेट दे रहा हूं मैं। ये बहुत अब बड़ा देखिए, अपडेट है जैसे ही वो, अभिषेक, और नजर पाइप बनाए के रखिएगा। द्वारा लेकिन इस बाहर बीच जो निकलेंगे। बड़ी जानकारी है ये भी जरा दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि कैसे अब इस रेस्क्यू मिशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या रोल है इस ड्रोन का, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे ड्रोन्स हैं और सुरंग का दरअसल इन ड्रोन्स द्वारा एक डिजिटल एलिवेशन तैयार किया जाएगा। ड्रोन के जरिए टनल में होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने का ये फैसला लिया गया था और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए अब अंदर की भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। दरअसल फैसला 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है ताकि कोई चूक न हो और बताया जा रहा है कि इस ड्रोन प्लान को बेंगलुरु से आई एक टीम मैनेज कर रही है। और टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए टनल पर पैनी नजर कैसे रखी जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। रेस्क्यू की हर गतिविधि की निगरानी जो है वो की जा रही है और आपको बता दें मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए ये वो टनल है जहां पर अभी भी तमाम जो मजदूर हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ से रेस्क्यू का काम वो ऑगर मशीन जो ग्रीन कलर की ड्रिल होती है, आप ये देख रहे हैं, यहां से ऑगर की मेहनत जारी है। तो दूसरी तरफ ड्रोन्स पूरा 360 डिग्री इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। ऊपर उड़ते ड्रोन्स जो हैं वो रडार के जरिए, वो अपनी लेजर्स के जरिए अंदर की गतिविधि पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं और इससे ये पता चल जाएगा कि अंदर कहीं कोई बाधा ना आ रही हो, क्योंकि सबसे डेंजरस जोन इस वक्त ये है जहां समझिए महज इतना डिस्टेंस बाकी रह गया है 9 मीटर का, जब मजदूरों के पास ऑगर मशीन पहुंचने वाली है। यहां वाइब्रेशन से जो इक्विलिब्रियम है वो ना डिस्टर्ब हो, कोई मलबा अंदर और ना गिरे, इसके लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नवीन भटनागर साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब अलग अलग तरीके से ये रेस्क्यू में जो तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि कहीं से कोई लूपहोल बाकी ना रह जाए। प्रधानमंत्री तक ने खास आदेश दे दिए। यहाँ पर ड्रोन्स का जो रोल है ये जरा आप हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? जी, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पाइप अंदर पहुंचेगा, तो सबसे पहले ड्रोन भेजे जाएंगे। जो ड्रोन जो है पूरा रास्ते का ट्रैक करेगा और अंदर जो जहां पर सारे मजदूर ट्रैप हैं वहां का चक्कर लगा के उनकी सारी तस्वीरें बाहर भेजेगा और वो निकल के आ जाएगा, जिससे हमारे जवानों को पता लग जाएगा कि अंदर सब ठीक है और हमें कहां पर जाना है। ये पाइप जहां गया है वहां से हमारे जो 41 वर्कर हैं वो किस साइड में हैं। ये सारी सिचुएशन आने के बाद हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो ब्रीदिंग एपरेटस सेट वो लेके 15 जवान हमारे जाएंगे और उनके साथ डॉक्टर भी जाएंगे और वो जाके अंदर उनका हालचाल जानेंगे और उनको अपने साथ वो ये भी ले जा रहे हैं, ये अपना जो है व्हील वाला जो स्ट्रेचर है इसके ऊपर उनको लिटा के और बाहर निकालेंगे। जो हर आदमी को निकालने में जो है 2 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल, तो यानी कि 2 मिनट में एक कर्मचारी को निकाला जा सकेगा। इस हिसाब से हर आंकलन किया जा चुका है और हर जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए भी हम सबसे पहले नवभारत पर पहुंचा रहे हैं। निशा मैम, माफी मांगना चाहूंगी आपसे, आपके पास भी आने वाली थी सवाल के जरिए, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और खबरों में आगे भी अपडेट्स लगातार हम जारी रखेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कैसे इस रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है और मिशन के कितने करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत पर कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जो शायद आपने अब तक नहीं देखी होंगी ऑपरेशन जिंदगी के तहत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते आप भी कीजिए हमारे साथ। उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length. So we'll need, with the first 6 meter length, we'll probably reach around 51, 52, and with the next 6 meter length, we hope to break through. This is our own estimation and understanding.
टनल से रेस्क्यू में अब बस 3.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और ऑगर से महज 8 मीटर की दूरी पर कर्मवीर बताए जा रहे हैं। कर्मवीरों के रेस्क्यू में अब 3.5 घंटे का ही वक्त बाकी रह गया है, क्योंकि जिस हिसाब से वक्त का कैलकुलेशन किया जा रहा है, रात 10 बजे तक रेस्क्यू का काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक एक कर अगर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए तो रात के 11 भी बज सकते हैं, लेकिन इंतजार सबको है जब ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाए। और ऐसे में कई चैलेंजेस आज सामने आ रहे हैं। 5 बड़े चैलेंजेस क्या हैं ये भी हमने आपको बताया, और पिछले 13 दिनों के रेस्क्यू के दौरान ये क्या चुनौतियां थी जिनसे निपटने के लिए टीम को खास रणनीति बनानी पड़ी, ये आपको बताते हैं। तो चलिए उन चुनौतियों के बारे में बात कर लें और वो तरीके भी जान लेते हैं जिनके वजह से ये देरी आई और कैसे इन चुनौतियों से निपटा गया। तो सबसे पहला चैलेंज था ऑगर मशीन में अड़ंगा। आपको बता दें कि ड्रिलिंग में जो मेटल के पार्ट्स हैं वो टूटते जा रहे थे और इसका समाधान था कि मशीन के पार्ट्स को चेंज करते रहना पड़ रहा था बार बार। और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ कि ऑगर मशीन खराब हो, उसके मशीन पार्ट्स को चेंज किया जाए, दोबारा से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाए। तो ऑगर मशीन में ये अड़ंगा पिछले कई दिनों से, पहले जो दिल्ली से ऑगर मशीन गई उसमें आई खराबी के बाद दूसरी ऑगर मशीन मंगवाई गई। दूसरा बड़ा चैलेंज था रेस्क्यू पाइप जो है वो मुड़ गया। तो रेस्क्यू पाइप मुड़ने से उसमें घुसकर जो सरिया है पहले उसे काटना पड़ा, इसकी वजह से और ज्यादा वक्त लग गया। तीसरा बड़ा चैलेंज जो है टनल में, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से इन चैलेंजेस का सामना किया गया। और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जो है वो टूटा। दरअसल जब आप ऑगर से ड्रिल कर रहे होते हैं तो नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा रहता है जिसके जरिए मलबे को बाहर खींचा जाता है। वो प्लेटफॉर्म टूट जाने से दिक्कतें आई और नीचे की जमीन जो है वो पूरी तरीके से घसक गई। और समाधान ये था कि गैस कटर से मशीन का इस्तेमाल किया गया। आयरन गार्डल जो है वो बीच में आ गया था और मलबे में सरिया आने की वजह से मोटे पाइपों का जो जाल है उससे काटने में निकालने में बहुत दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को कल रात भर करना पड़ा। पांचवा बड़ा चैलेंज टनल की दीवार है। आपको बता दें कि ड्रिलिंग से टनल की जो दीवार है वो कम होती जा रही है दोनों तरफ से, और ऐसे में इसका समाधान ये है कि टनल के कमजोर हिस्सों की पहले पहचान की जाए, वहां पर या तो हल्के तरीके से ड्रिल किया जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो या कुछ और मलबा जो है वो ना गिर जाए। और ऐसे में हमारी जो तमाम सहयोगी हैं वो लगातार हर एक अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बरखा भी हमारे साथ हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग तस्वीरें आप इस पूरे रेस्क्यू की ऑपरेशन जिंदगी की इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। सीएम धामी भी टनल के अंदर तक पहुंचे थे। बरखा, इस वक्त के क्या अपडेट्स हैं? मुख्यमंत्री धामी वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम केंद्रीय दल जो है वो भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं, अब पीएम का आदेश भी आ गया है। ऐसे में क्या कुछ गतिविधियां और एक्टिविटीज तेज हुई हैं? देखिए ज्योति, पिछले 1 से 1.5 घंटे का वक्त आप मान लीजिए जब ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया था, सब कुछ ठीक से यहाँ पर चल रहा है। और देखिए प्रार्थनाएं जो हैं लोगों की वो यहाँ पर काम आ रही हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। वो तो देखिए जो रडार बॉट अंदर पहुंचा था उसने बता दिया था, इतना हिस्सा बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी पहुंचे थे। अंदर जब पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली थी कि काम कितनी तेजी पर चल रहा है। ऑगर मशीन जब शुरू हो गई है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कुछ ही घंटों का जो इंतजार है वो हमें करना होगा। और जनरल वीके सिंह की अगर हम बात करते हैं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जब वो आए, जब वो बातचीत करें तो उस अच्छी खबर के साथ बात करें कि हाँ ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है और अब जो अंदर फंसे हुए हमारे लोग हैं वो बाहर अब आ जाएंगे। हम इसकी उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं। एक के बाद एक देखिए अलग अलग अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जब यहाँ से वापस जा रहे थे, अपने काफिले में ही थे, गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन ये समझ में आया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा जो है वो थोड़ा सा आश्वस्त था। वो आश्वासन जो एक शांति होती है जो हमने कल से पहले देखी थी। देखिए पर हमने जब यहाँ पर देखा था कि जो तमाम अधिकारी थे वो थोड़े से रिलैक्स नजर आ रहे थे। कल जब काम नहीं हुआ तो जाहिर है एक सेकंड जब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें काम ना हो पाए तो समस्याएं अपने आप में खड़ी हो जाती हैं। सारी टीम्स जो है वो स्टैंड बाय पर हैं। जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा सब अपने काम में यहाँ पर लग जाएंगे। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, मॉक ड्रिल कर ली गई है और जो लोग जिनको वहां से बाहर निकाला जाएगा, कितना वक्त लगता है ये बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के देखिए 2 लोग जो हैं एक डॉक्टर के साथ में, यानी कि 3 लोग सबसे पहले वहां पर अंदर जाएंगे, वहां पर चेक किया जाएगा किसकी कैसी हालत है और उसके बाद एक एक कर उनको पुल करना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, देखिए ज्योति, जो ये ऑगर मशीन ने दोबारा से काम करना शुरू किया है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कोई बाधा ना आए और हम अपने कर्मवीरों तक बिल्कुल बहुत जल्दी के साथ में ज्योति
पहुंच जाएं। बिल्कुल, और काउंटडाउन शुरू हो गया है बरखा। आज वो दिन होगा और क्या 24 नवंबर की वो घड़ी जब दिवाली के दिन से अंधियारे में कैद इन भाइयों को छुड़वाया जाएगा, बाहर सकुशल लाया जाएगा। बहरहाल देखिए, अब चूंकि ऑगर जो है वो तेजी से काम कर रहा है तो उम्मीदें भी और ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कुछ और अपडेट्स आपके पास वहां से? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ऑगर मशीन लगातार चल रही है और लगातार अंदर जो हमारी जानकारी मिल रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी इंतजाम किया गया है। जैसे ही कर्मवीर बाहर निकलेंगे उनको सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करके उन्हें कंसंट्रेटर से उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन भी दिया जाएगा। इस काम को करने के बाद उन्हें तुरंत अस्थायी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा और 8-8 के ग्रुप में उन्हें निकाला जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 8-8 के ग्रुप में निकाला जाएगा। ये इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में जो है, अस्थायी हॉस्पिटल है, वहाँ पे 8 बेड्स लगाए हैं और पहले 8 ग्रुप को 8 कर्मवीरों को निकाल के वहाँ पहुँचाया जाएगा। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में तमाम चेकअप्स के बाद अभिषेक, देखिए सभी आश्वस्त है कि ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल होगी, सभी मजदूर बाहर आएंगे। इसके लिए सुनने में भी आया कि झारखंड सरकार ने तो एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है अपने राज्य के मजदूरों को। ऐसे में अलग अलग राज्य के जो हैं तमाम अंदर भाई फंसे हुए, उनके लिए कुछ राज्यों की तरफ से भी विशेष तैयारियां की गई हैं। अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक और जानकारी दर्शकों को दे दें। ऑपरेशन सिलक्यारा में बहुत सारे अड़ंगे आए, लेकिन कब कब ये अड़ंगे आए और सबसे बड़ा अड़ंगा क्या था ये आपको बता देते हैं। 23 नवंबर की रात यानी कल रात एक सबसे बड़ा अड़ंगा आया कि ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार आ गई और ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते प्लेटफॉर्म धंसने का खतरा बना हुआ था और इसके बाद इसका हल निकाला गया। ऑगर मशीन के नीचे कंक्रीट बिछाई गई, कंक्रीट से मोटी ढलाई वाला जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया और प्लेटफॉर्म सूखने के बाद ऑगर मशीन ने चलना शुरू किया। यानी कि ऑगर के पास अब एक ठोस बेस है, जिसकी वजह से ऑगर ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। और टनल में फिर जो मोटा सरिया है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। इस सरिये को कैसे निकाला जाए, चूंकि सोचिए पाइप के रास्ते में किलो 2 किलो नहीं, लगभग 96 किलो का ये सरिया बताया जा रहा था, जिसे काट कर निकाला गया और 3 घंटे में इसे काटकर 96 किलो सरिये को रास्ते से हटाया गया। गैस कटर से इसे काटा गया था और मोटा सरिया ये बताया जा रहा था, जिसको काटने के दौरान काफी ज्यादा दिक्कतें वहां कर्मचारियों को भी आई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगी। और ऐसे में 23 नवंबर की दोपहर की बात करें तो एक और समस्या आ गई थी। 800 mm की रेस्क्यू पाइप में एक बड़ा सा छेद हो गया, मलबे के छोटे सरियों से बड़ा नुकसान पहुंचा और रेस्क्यू पाइप आगे से मुड़ गया, जगह जगह छेद हो गए और ऐसे में रेस्क्यू पाइप में घुसकर सरिये को काटना पड़ा। और स्पेशल टीम के सामने सोचिए कितने सारे अलग अलग चैलेंजेस सामने आ रहे थे, लेकिन हर एक चैलेंज के आगे उन्होंने हार नहीं मानी, उसका समाधान निकाला। अभिषेक और बरखा, आप दोनों से हम अपडेट्स आगे भी बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। खबरें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो